जबकि KC-135 टैंकर सेकेंडरी थे। अगर यह सही है तो यह कोई सामान्य जवाबी हमला नहीं था, बल्कि अमेरिका के एयरबॉर्न कमांड सिस्टम को निशाना बनाने वाली सटीक कार्रवाई थी। इसके अलावा एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन ने भी कंफर्म किया कि एक फोटो में USAF के A3 को भारी नुकसान हुआ और कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और एक A3 सेंट्री एवैक्स कमांड एंड कंट्रोल प्लेन क्षतिग्रस्त हुए। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्नल जॉन वेनेबल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, यह बहुत बड़ी बात है। इससे अमेरिका को गल्फ में क्या नुकसान हो रहा है, यह देखने और समझने की क्षमता को बड़ा झटका लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं ड्रोन से या सैटेलाइट से ली गई तस्वीर प्रिंस सुल्तान एयरबेस का। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं हमले से पहले की और हमले से बाद की। मैं जानता हूं ये आप ठीक से देख नहीं पा रही। एवैक्स विमान भी निशाने पर आया। इसके अलावा ओसेंट तरह के विश्लेषण में कहा गया है कि E3G सेंट्री टेल नंबर 810005 के पिछले हिस्से और रडार सिस्टम को शायद विनाशकारी नुकसान हुआ है, जिससे वो लगभग पूरी तरह खत्म या स्थायी रूप से बेकार हो गया है। हालांकि पेंटागन ने इस बात की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है। और अभी अभी दोस्तों मैंने आपके सामने वो 4 तस्वीरें दिखाई, उसमें से वो तीसरी तस्वीर एक बार फिर देखिए किस तरह से जो E3 एवैक्स सिस्टम है या E3 सेंट्री है 2 हिस्सों में टूट गया है। मैंने क्या कहा आपको कार्यक्रम की शुरुआत में, ईरान बहुत सोचे समझे तरीके से हमला कर रहा है। वो पूरे बेस पर हमला नहीं कर रहा है, वो खास तौर से कुछ सिस्टम्स को निशाना बना रहा है। अब मैंने जिन 2 सिस्टम का जिक्र किया दोस्तों, वो क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं। आपके स्क्रीन पर यह है आज 27 मार्च है, युद्ध के 28वें दिन। अब यह साफ होने लगा कि ईरान का UAE पर हमला रैंडम नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि इसके सैनिक अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले में हुआ। UAE के स्टैंड और ईरान की UAE को धमकी से साफ है कि इन दोनों देशों की दुश्मनी अब खुलकर सामने आ रही है। नेटो के सदस्य देशों ने इस लड़ाई में युद्धपोत भेजने से मना किया, लेकिन UAE अपनी नौसेना भेजने की तैयारी में है और लगता है कि अमेरिका के सहयोगी देश अब UAE की मदद के बहाने इस लड़ाई में पीछे से उतरेंगे। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया ने UAE को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद भेजी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि UAE को इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। अमेरिका और इसराइल के युद्ध में शामिल होकर वह गलती करने जा रहा है। युद्ध के बाद अमेरिका उसे ईरान का पंचिंग बैग बनाकर छोड़ देगा। अमेरिका में UAE के राजदूत ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो लिखा है उससे बताता है कि कहां निशाना बनाना है और किस निशाने से बचना है। कम्युनिकेशन के मामले में यह विमान जमीन, समुद्र और हवा तीनों के बीच लिंक का काम करता है। अलग अलग यूनिट्स को जोड़कर हमले का कमांड देता है, यानी फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि E3G एवैक्स के तबाह होने का मतलब सिर्फ एक विमान की तबाही नहीं, बल्कि पूरे एयर ऑपरेशन की क्षमता पर बड़ा स्ट्रैटेजिक झटका हो सकता है। खबर यह भी आ रही है कि रूस ने अमेरिकी वायुसेना के लिए आंख, दिमाग और कंट्रोल रूम कहे जाने वाले इस विमान की मौजूदगी और सटीक लोकेशन की जानकारी ईरान को दी थी, जैसा कि मैंने कहा। और यह जानकारी जेलेंस्की के हवाले से आई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने NBC न्यूज से बातचीत में दावा किया कि रूस ने ईरान को न सिर्फ जानकारी दी थी, बल्कि रूसी सैटेलाइट ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें भी ली थी। यही तस्वीरें ईरान को रूस के जरिए मिली। सामान्य अंधाधुंध हमला नहीं था, जैसे बार बार खबर आती कि ईरान ने मिसाइलों की खेप दाग दी यहां वहां जहां तहां, नहीं, बल्कि खास तौर पर E3G एवैक्स के पार्किंग एरिया को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमले के अटैक पैटर्न से संकेत मिलता है कि हमलावरों को एयरबेस के लेआउट और संवेदनशील एसेट्स की जानकारी थी। आसपास खड़े टैंकर विमान की तुलना में E3G का एरिया सीधे हमले के केंद्र में था, यानी एवैक्स ही हाई वैल्यू टारगेट था। तो सोचिए जरा, जिस ईरान के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुके हैं कि ईरान का एयर डिफेंस खत्म है, ईरान की आर्मी खत्म है, ईरान की वायुसेना खत्म है, ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स खत्म है, ईरान की पूरी ताकत खत्म है, ईरान पूरी तरह से
तबाह हो चुका है। ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। वो ईरान अमेरिका के तब तक ये दोनों देश ईरान पर हमले को बढ़ाने के फैसले का समर्थन करेंगे ताकि बातचीत की मेज पर ईरान पर दबाव बने। ये लाइन किसकी है जरा सोचिए। कोई भी समझ सकता है ट्रंप और नेतन्याहू की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यूएई ने अपने सहयोगी देशों को बताया है कि वो होर्मुज को खोलने के लिए कई देशों के टास्क फोर्स में शामिल होना चाहता है। सूत्रों ने अखबार से कहा है कि यूएई अपनी नौसेना भेजना चाहता है। ट्रंप का प्रस्ताव था होर्मुज के लिए कई देश अपनी नौसेना भेजें, लेकिन कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सबने मना कर दिया। अभी तक यूएई खुद को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में पेश कर रहा था। उसकी सारी कोशिश युद्ध के असर को नकारने की थी ताकि दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में निवेश की संभावना पर असर ना पड़े। मगर फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट इशारा कर रही है यूएई युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है और ईरान उसे ग्लोबल मिड टर्म में बहुत बड़ा झटका होगा और उनको इसके बाद जो है इम्पीच भी किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। कुर्सी भी ट्रंप की जा सकती है, उनको कुर्सी से हटाया भी जा सकता है कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में, संसद में अगर उनका बहुमत पार्टी का कम होता है, रिपब्लिकन पार्टी का अगर बहुमत कम होता है तो। बॉबी भाई, एक और डेवलपमेंट हुआ है, वो ये है कि यमन जो है वो इस युद्ध के मैदान में ईरान के समर्थन में आ गया। कल यमन ने, मतलब यमन का जो हूती फोर्स है, उसने कल बहुत ज़बरदस्त हमला इसराइल पे किया। आज उससे भी बड़ा हमला किया। और ये जो ग्रुप है ये हिजबुल्लाह से पावरफुल माना जाता है क्योंकि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अमेरिका भी दबता रहा है। क्या यमन के आने से वाकई ट्रंप बहुत परेशान है? ट्रंप के सलाहकार बहुत परेशान हैं? और अगर हैं तो क्यों हैं? देखिए, यमन के जो हूती मिलिशिया है, जिसको माना जाता है कि ये ईरान, फिर यूरिया भी यहीं बनती है जो हमारे किसानों के लिए बहुत, जिसकी ज़रूरत है। यूरिया पर हमला हो रहा है, यूरिया के जो प्लांट्स है। और अब जो बता रहे हैं लेटेस्ट, आज अल्मुनियम भी भारी तादाद में एक्सपोर्ट होता है गल्फ से। अल्मुनियम फैक्ट्रियों पर भी हमला हो चुका है। और चारों की चारों जो ये सेक्टर्स हैं, ऑयल, गैस, अल्मुनियम और यूरिया, ये दुनिया में सप्लाई को एक तरह से पूरी तरह प्रभावित करने जा रही। बहुत बहुत बड़ा नुकसान गल्फ का, और दुनिया में भी इसकी कमी बहुत ज़बरदस्त तरीके से महसूस की जाएगी। मैं एक दूसरे सवाल पर आ रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अमेरिका में जाना चाहता था। अमेरिका में इस वक्त जो ताज़ी खबर है, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, तकरीबन 80 से 90 लाख अमेरिकन सड़कों पर हैं। वो चाहे सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो मिनीसोटा हो, चाहे वो शिकागो हो, जितने बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है ट्रंप के। इस लड़ाई से एक सीख सबको लेनी चाहिए दोस्तों, कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप अमेरिका की महाशक्ति हो, ठीक है हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, दुनिया में आप कुछ मनमानी करो, दुनिया आपकी सुनेगी, ये बिल्कुल नहीं है। दुनिया आपकी अब नहीं सुनने वाली। दुनिया आपकी जो औकात है वो 10 सालों में अफ़गानिस्तान में देख चुकी है, आप वियतनाम में देख चुके हैं। आपकी जो हैसियत थी वो सबको पता चल गया कि आप कितना क्या कुछ थे। आज आपके लोग सड़कों पे हैं, आपके खिलाफ़ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपको अपना जो राष्ट्रपति है वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि आप कठपुतली हो इजराइल की, यहूदियों की। तो कहीं ना कहीं ये बात भी एक सच नज़र होती हुई आ रही है दोस्तों, ठीक है। कभी F-35 उनका गिरा देते हैं ईरान, अभी 50,000 आप कह रहे हैं हम फौज उतारेंगे, ईरान को इन्वेड करेंगे, तो 4 गुना बड़ा है, आपको पता है, ईरान इराक से, और वहाँ पे पहाड़ भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लड़ाई लंबी चलने वाली है दोस्तों। अगर आप फ़ौजें उतारोगे तो कहीं ना कहीं आपके फ़ौजियों का नुकसान होगा। और यहाँ पर बोल दिया इजराइल ने कि हम अपनी फ़ौज नहीं उतारेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं ये लड़ाई तेल के लिए कर रहा हूँ। ये तो आप एक आपका जो बहाना है, बहाना नहीं, ये रियलिटी है। आप रिजीम चेंज करोगे और वहाँ का तेल उठाओगे और अमेरिका लेके आप निकल लोगे और ईरानियों को वहीं पे छोड़ दोगे।
ये इनकी एक ईरान की जज्बा है दोस्तों कि आखिर तक ये लड़ रहे हैं दोस्तों। अफ़गानिस्तान के मुसलमान लड़ रहे हैं, ईरान के मुसलमान लड़ रहे हैं, और जो मुसलमान कन्वर्टेड हैं पाकिस्तान के वो तलवे चाट रहे हैं। ये भी सच्चाई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको